बचपन में हमें कुछ मुहावरे सिखाए गए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पानी में रहकर मगर से बैर मत करना, घर का भेदी लंका ढाए, कान खड़े होना, घर की मुर्गी दाल बराबर, पांचों उंगलियां घी में होना, इत्यादि इत्यादि। फिर हमें उनको वाक्यों में ढालने को कहा गया। आज मैं बैठे बैठे इसका अभ्यास कर रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है लाठी, तो भैंस भी उनकी हुई। यूक्रेन के लिए पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखने का ख्याल भी भारी पड़ रहा है। पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबाए बैठी हुई है। यूरोप के कान खड़े हो गए हैं। ट्रंप सरकार ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रोक दी है। उनका आरोप है कि यूक्रेन उनको घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रहा था और इन सब के बीच रूस की पांचों उंगलियां घी में हैं। मुहावरों की क्लास यहीं रोककर अब जरा खबरों पर आते हैं। ट्रंप सरकार ने फैसला लिया है कि अब यूक्रेन से खुफिया जानकारी भी साझा नहीं की जाएगी। रूस के सामने लड़ने में यूक्रेन के लिए अब तक ये जानकारियां बेहद अहम साबित हो रही थीं। यूरोप और अमेरिका की मदद में सबसे बड़ा फर्क भी यही था कि अमेरिका हथियार के अलावा खुफिया जानकारी भी साझा करता था और यूरोप सिर्फ हथियार। हालात में इतने बड़े बदलाव हुए तो यूरोप से रिएक्शंस भी आए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने वीडियो एड्रेस जारी किया। बोले, हम एक नए युग में दस्तक दे चुके हैं। पूरा यूरोप इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ पर है। हमें उस वक्त के लिए तैयार हो जाना चाहिए जब अमेरिका हमारे बचाव के लिए नहीं खड़ा होगा। तो आज हम ट्रंप सरकार के दो फैसलों पर बात करेंगे। पहला यूक्रेन और यूरोप से जुड़ा है, लेकिन इसके अलावा एक और फैसला ट्रंप सरकार ने लिया है। हमास और अमेरिका की सीधी बातचीत हो रही है। यह अमेरिकी सरकार की पुरानी विदेश नीति के खिलाफ है। एक एक करके सारी खबरों पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम है उपासा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खुफिया सूचनाएं साझा करने पर रोक लगा दी है। इससे असर क्या पड़ेगा? पहला, निशाना साधने के लिए सटीक लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकेगा। दूसरा, रूस की ओर से दागे गए मिसाइल और ड्रोन्स की पहले से खबर नहीं मिलेगी। अब बात आगे बढ़ाने के लिए समय में पीछे चलते हैं। मार्च 2021 में रूस ने अपनी सेना की टुकड़ियां यूक्रेनी सरहद के करीब भेजनी शुरू की। ये 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद सैनिकों का सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन था। महीने बीते, लेकिन ये सवाल रह गया कि रूस चाहता क्या है। नवंबर 2021 तक CIA को खबर लग गई थी। CIA और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 ने यूक्रेन को चेतावनी दी कि रूस फुल स्केल इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। उसका मकसद है यूक्रेन की सरकार गिराना और एक ऐसी सरकार खड़ी करना जो रूसी समर्थक हो। फरवरी 2022 में रूस ने ये कोशिश शुरू भी की, लेकिन CIA और यूक्रेन की साझेदारी इससे कहीं ज्यादा पुरानी है। फरवरी 24, 2014 यानी फुल स्केल इन्वेजन की शुरुआत से 8 साल पहले इस दिन 2 फोन कॉल्स मिलाए गए। इसी दिन से 2 दिन पहले तत्कालीन यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच देश छोड़कर भाग गए थे। दरअसल नवंबर 2013 में यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड को लेकर एक समझौता होने वाला था। ऐन मौके पर यानुकोविच ने दस्तखत करने से मना कर दिया और रूस के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। जनता नाराज हुई। यानुकोविच के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए। ये प्रोटेस्ट 22 फरवरी 2014 तक चले। इस दिन विक्टर देश छोड़कर भाग गए। उन्हें रूस में शरण मिली। सत्ता पश्चिम की ओर रुख करने वाली सरकार के हाथ में गई। यानुकोविच के साथ उनके स्पाई चीफ भी रूस भाग गए। नए स्पाई चीफ बने वेलेंटिन नलवचेंको। 26 फरवरी 2024 को इन्होंने कीव पोस्ट को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू से हम आपको कुछ कहानी बताते हैं। जिम्मा संभालने के बाद वेलेंटीन आधी रात को स्थानीय खुफिया एजेंसी के मुख्यालय पहुंचे। दफ्तर के बरामदे में उन्हें कुछ दस्तावेज मिले। इनको आग लगाई जा चुकी थी। कंप्यूटर्स का डेटा साफ किया जा चुका था। सब कुछ बर्बाद किया जा चुका था। ऐसे हालात देखकर वेलेंटीन ने 2 फोन कॉल्स लगाए। पहला CIA के स्थानीय ऑफिस को और दूसरा M16 के स्थानीय हेड को। आधी रात को दोनों एजेंसियों के अधिकारी आए। वेलेंटीन ने उनसे मदद मांगी और ये तिकड़ी यहीं से शुरू हुई। इसके कुछ वक्त बाद हालात और बदतर हो गए। यूक्रेन में रूस के प्रभुत्व में कमी आ चुकी थी। इस डर को मिटाने के लिए रूस ने 2 उपाय निकाले। पहला, उसने क्रीमिया में सेना भेजकर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। दूसरा, रूस ने पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों को समर्थन दे दिया।
ये रूस की विदेश नीति की पहचान रहा है। दरअसल सोवियत संघ के विघटन के बाद कई देशों ने आजादी की घोषणा की थी। इन देशों में एक विद्रोही धड़ा बरकरार रहा। ये धड़ा आजादी को खारिज करता रहा। ये लोग खुद को रूसी पहचान के साथ जोड़कर देखते रहे। इनके जरिए रूस ने संबंधित देशों में अपनी पकड़ बनाए रखी। इस दौरान वैलेंटीन ने डिफेंस के लिए सीआईए से मदद मांगी। अप्रैल 2014 में सीआईए के तत्कालीन डायरेक्टर जॉन ओ ब्रेनन कीव आए। साझेदारी में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन इस साझेदारी की निगरानी में अमेरिका ने कुछ नियम भी बनाए। इसके तहत कोई भी ऐसी जानकारी साझा नहीं की जानी थी जिससे बहुत बड़े हमले किए जा सकें। वैलेंटीन ने एक नई पैरामिलिट्री यूनिट भी बनाई, 5th डायरेक्टरेट के नाम से। इसमें यूक्रेन की आज़ादी के बाद पैदा हुए लोगों को रखा ताकि उनका रूस से कोई नाता ही ना हो। सीआईए ने इस यूनिट के सदस्यों को ट्रेनिंग भी दी। 2015 में यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने वैलेंटीन को हटा दिया, अपने सगे को चीफ बनाया, लेकिन इसी वक्त जनरल कोंड्रियातुक को देश के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ बनाया गया। कोंड्रियातुक ने सीआईए को रूस के बारे में खुफिया जानकारियां पहुंचाई, रूस में जासूस भेजने में उनकी मदद की। सीआईए खुश हुआ। यहां से यह रिश्ता पनपा और चलता रहा। जंग की आहट भी सीआईए ने दी। जंग शुरू होने के बाद भी मदद करता रहा। लेकिन फिर ट्रंप इसे रोकना क्यों चाहते हैं? दरअसल ट्रंप यूक्रेन को जंग रोकने की बातचीत के लिए मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन उनकी शर्तों पर ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि यूक्रेन जिन मकसदों के लिए पिछले 3 साल से आत्मरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए यह कबूल करना गई भैंस पानी में वाली बात हो जाएगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ज ने इस फैसले की पुष्टि की, लेकिन यह भी कहा कि अगर यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार हो गया तो ये रोक हटाई भी जा सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक यूक्रेनी अधिकारी का हवाला देकर लिखा है कि इससे यूक्रेन को रूसी सेना पर हमला करने में मुश्किलें आएंगी। ये यूक्रेन के लिए दोहरे झटके की तरह है। 4 मार्च 2025 को ट्रंप ने यूक्रेन की सैन्य सहायता रोक दी। ये किन वजहों से हुआ और सैन्य सहायता रोकने से यूक्रेन को क्या नुकसान होगा, ये सब कुछ हमने आपको दुनियादारी के एक एपिसोड में बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज़ेलेंस्की के लिए ये फैसला खासा चौंकाने वाला रहा होगा। 5 मार्च को ही उन्होंने एक वीडियो एड्रेस में कहा था कि दोनों देश बातचीत कर रहे हैं और आने वाले हफ्ते में दोनों देशों के अधिकारियों की एक सकारात्मक मुलाकात हो सकती है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का इस बाबत कोई बयान नहीं आया है। 4 मार्च को उन्होंने अमेरिकी संसद को संबोधित किया था। उसमें उन्होंने ज़ेलेंस्की के खत का स्वागत भी किया। इस खत में ज़ेलेंस्की ने मिनरल डील पर सहमति जताई थी। ट्रंप के इस फैसले के बाद तुरंत इसकी प्रतिक्रिया भी आई। इमैनुअल मैक्रो ने वीडियो एड्रेस जारी किया। बोले, मैं उम्मीद रखना चाहता हूं कि अमेरिका हमारी मदद करेगा, लेकिन हमें उस दिन के लिए तैयार रहना चाहिए जब अमेरिका मौजूद ना हो। फ्रांस ने यूक्रेन की रक्षा के लिए अपनी खुफिया ताकत यूक्रेन के लिए इस्तेमाल में लाने को कहा है। मैक्रो ने अपनी स्पीच में यूरोप के देशों पर भी फ्रांस की न्यूक्लियर सुरक्षा बढ़ाने की बात की, यानी यूरोप के देशों पर हमला होने की स्थिति में फ्रांस इन हथियारों को काम में लाएगा। फ्रांस और ब्रिटेन के पास न्यूक्लियर ताकत तो है, लेकिन रूस और अमेरिका के मुकाबले बहुत कम। अंतर 20 गुने से भी ज्यादा का है। यूरोप में सिर्फ इन्हीं दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। ऐतिहासिक तौर पर तो नेटो के अंतर्गत आने वाले यूरोप के देशों को अमेरिका की न्यूक्लियर सेफ्टी अपने आप ही मिल जाती है, लेकिन अब जब नेटो को लेकर भी ट्रंप अपना रुख बदल रहे हैं, फ्रांस और जर्मनी यूरोप के बाकी देशों को भी न्यूक्लियर सुरक्षा देने के बारे में सोच रहे हैं। रूस ने इमैनुअल मैक्रो के एड्रेस पर प्रतिक्रिया भी दी। रूसी सत्ता प्रतिष्ठान क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव बोले, ये बातें शांति की चाह रखने वाला राष्ट्राध्यक्ष नहीं कर सकता। रूस की ओर से एक और प्रतिक्रिया आई विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव की। रूसी न्यूज एजेंसी टॉस ने उनका बयान छापा है। लावरोव का कहना है कि ईयू के देशों के सैनिकों की यूक्रेन में मौजूदगी का मतलब होगा रूस और यूरोप के बीच सीधी जंग। रूस ईयू देशों के सैनिकों की मौजूदगी को भी नेटो की मौजूदगी समझेगा। मैक्रो की न्यूक्लियर सेफ्टी वाली बात रूस के लिए खतरा है। मैक्रो नेपोलियन की तरह बात कर रहे हैं, यही उनका असल मकसद है। यूरोप के देशों ने यूक्रेन के मसले पर एक इमरजेंसी समिट भी बुलाई। ये समिट बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी यहाँ पहुंचे हैं, वो भी एक ऐसे वक्त पर जब उनका होम टाउन क्रीवी रीह रातों रात हुए रूसी मिसाइल हमले का मलबा साफ कर रहा है। इस हमले में 4 लोग मारे गए और 31 घायल हुए। शो लिखे जाने तक ब्रसेल्स वाली समिट अभी शुरू नहीं हुई है। हमने अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन की उठापटक को बेहतर समझने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज के अध्यापक डॉक्टर अमिताभ सिंह से बात की। हमने उनसे पूछा, अमेरिका के फैसले का यूक्रेन पर क्या असर पड़ सकता है? यूक्रेन के लिए ये खुफिया साझेदारी कितनी अहम थी? देखिए, आधुनिक युद्ध शास्त्र में आप ध्यान देंगे कि
इंटेलिजेंस का बहुत फर्क पड़ता है ग्राउंड रियलिटीज को। और इंटेलिजेंस सिर्फ खुफिया तंत्र ही नहीं है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है एक व्यापक तौर पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्राउंड इंटेलिजेंस, और जो भी इंटेलिजेंस गैदर किया जा सकता है। यहां पर यूक्रेन के मामले में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यूक्रेन में जो यूक्रेनियों का जो भी जब भी ऊपर अपर हैंड रहा है, उसमें इंटेलिजेंस का बहुत रोल रहा है। पहला कि वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से ये और ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी जमाना है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से इंटेलिजेंस उनको मिलता था कि ट्रुप्स कितनी दूर है या कितने दूर तक हम मार कर सकते हैं इत्यादि। अगर ये सैटेलाइट इंटेलिजेंस भी बंद कर देते हैं, जो क्लियर नहीं हो रहा है अब तक, जैसे इलॉन मस्क की स्टारलिंक अगर बंद कर देते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी पे जो ग्राउंड पे जो सोल्जर्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनको एक्शन में आने में दिक्कत होगी। और कई सारी चीजें जो ट्रूप्स मूवमेंट हो रही है उनका सैटेलाइट से ट्रैक किया जाता है, वो नहीं पता चलेगा। और कई सारे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, उन सब पर बहुत फर्क पड़ेगा। यानी जो अपर हैंड अब तक यूक्रेन को मिल रहा था, उसका जो अब तक असर था, वो काफी हद तक यूक्रेन को युद्ध में इस समय तक खड़ा किए हुए था। उसके चले जाने से युद्ध में काफी फर्क पड़ जाएगा। दूसरा सवाल, मैक्रो की बातों का जैसा जवाब रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लैवरोव ने दिया है, उससे ये महसूस किया जा सकता है कि अमेरिका की गैर मौजूदगी में अब रूस और यूरोप आमने सामने आ चुके हैं। ये आमना सामना यूक्रेन को कहां ले जाएगा? देखिए, पहली चीज कि जब तक युद्ध विराम नहीं होगा, टुकड़ियां वहां जा नहीं सकती हैं। और पीस कीपिंग फोर्स का एक रोल होगा जब भी सीज फायर बनेगी। तो लावरोव का ये कहना कि वहां के यूरोपियन यूनियन के अगर वहां ट्रूप जाते हैं, फ्रांस का, जर्मनी का जाता है या यूके का जाता है, तो वो उसको मानेंगे कि ये एक नेटो का ही प्रेजेंस है, जो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि ज्यादातर यूरोपियन यूनियन के देश नेटो के भी सदस्य हैं। लेकिन अगर संधि होगी तो इस पर भी अग्रीमेंट होगा, और अग्रीमेंट यह भी होगा कि ये वास्तव में ये टुकड़ियां जो पीस कीपिंग फोर्स है यूरोपियन यूनियन की, वो यूक्रेन की भूमि पर रहेंगी कि नहीं, उनका क्या रोल होगा। तो इस बात से सरगेई लैवरोव इनकार पहले ही नहीं कर सकते हैं, जब तक संधि या युद्ध विराम नहीं हुआ हो, कि वो ऐसा नहीं करने देंगे। ये तो सही है आज के दिन में भी, और ये बहुत पहले से क्लियर कर चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। और अमेरिका और यूरोप को भी ये पता है कि अगर वो टुकड़ियां उतारते हैं यूक्रेन में आज के दिन में भी, तो वो एक हॉस्टाइल एक्ट माना जाएगा। और इन्हीं सब कारणों के चलते आज भी यूक्रेन को नेटो सदस्यता नहीं दी गई है। तो उनका भी ऑब्जेक्शन कुछ हद तक जायज है, या यूं कहें कि वो अपना स्टेक्स बढ़ा रहे हैं कि जब भी डिस्कशन होगा हम ये बात करेंगे उनसे कि आप इसको कैसे देखते हैं। और अगर आप ये मान लेते हैं कि उनकी टुकड़ियां यहां रहेंगी, तो जाहिर है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी रूस कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये तो डिपेंड करेगा कि सीज फायर होता है कि नहीं, सीज फायर के अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, उसमें पीस कीपिंग फोर्स का रोल होता है कि नहीं। अगली खबर पर बढ़ने से पहले एक और बात जान लीजिए। रूस ने अमेरिका के लिए अपना नया राजदूत नियुक्त कर दिया है। ये जिम्मा अलेक्जेंडर दार्चीव को सौंपा गया है। ये पोस्ट अक्टूबर 2024 के बाद से खाली थी। कुल जमा बात ये कि यूक्रेन से बिगड़ते रिश्तों के बीच रूस से अमेरिका के रिश्ते सुधर रहे हैं। आने वाला वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा, यही सवाल है। ये सवाल तो बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे शुरू में कहा कि हम आज ट्रंप के 2 फैसलों पर बात करेंगे। 2 ऐसे फैसले जो लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी से विरोधाभास प्रकट करते हैं। यूक्रेन वाला फैसला हमने आपको बताया। अब मिडिल ईस्ट की ओर चलते हैं। सभी बंधकों को बगैर किसी देरी के रिहा करो और मारे जा चुके बंधकों की लाशें भी वापस करो, वरना हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। ये लास्ट वार्निंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है हमास के लिए।
ट्रंप ने ये बयान अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करके दिया है। ट्रंप का कहना है कि वो इजराइल को ऐसा करने के लिए सभी ज़रूरी मदद देंगे। खैर, बयान में ये साफ नहीं है कि इजराइल को किस किस्म की मदद देने की बात की जा रही है। ट्रंप की धमकी सिर्फ हमास तक सीमित नहीं है, वहाँ के आम रिहायशी भी इसके निशाने पर हैं। ट्रंप ने गजा के लोगों से कहा है, एक सुंदर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर आप लोगों को बंधक बनाकर रखते हैं तो यू आर डेड, यानी आपको मार दिया जाएगा। ये बयान अहम क्यों है? क्योंकि इसके पहले व्हाइट हाउस में दो और अहम घटनाएं हुई। पहला, अमेरिका ने कंफर्म किया कि वो हमास से बंधकों के रिहाई के लिए सीधी बात कर रहा है। ये बातचीत आम नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने 1997 में हमास को एक विदेशी आतंकी संगठन करार दिया था। फिर जब हमास ने 2007 में गजा पट्टी पर कब्जा किया तो अमेरिका ने हमास के खिलाफ एक नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी बनाई। इसके पीछे का मकसद था हमास को आइसोलेट करना, और तब से अमेरिका और हमास के बीच सीधी बात नहीं हुई है। अमेरिका की यह पॉलिसी है कि वो आतंकी संगठन से सीधे बातचीत नहीं रखता। खैर, तालिबान इसका एक अपवाद है। इजराइल की तरफ अमेरिका भी हमास से बात करने के लिए बिचौलियों के भरोसे रहा है, जैसे कि हाल में कतर और इजिप्ट में इजराइल हमास युद्ध को रोकने के लिए बिचौलियों की भूमिका निभाई है। इस दौरान अमेरिका की बजाय इन दोनों देशों के अधिकारी हमास से बात करते थे। इसी रोज व्हाइट हाउस में एक और चीज हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान से कुछ घंटे पहले ही हमास के कब्जे से छूटे 8 बंधकों से मुलाकात की। इजराइल का दावा है कि गजा में हमास ने 59 लोगों को बंधक बना रखा है। इनमें से करीबन 24 जिंदा हैं। इन बंधकों में अमेरिकी लोग भी शामिल हैं। इन्हीं की रिहाई के लिए ट्रंप सरकार के अधिकारियों ने हमास से बात की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा, बातचीत चल रही है, मैं उनकी डिटेल्स यहाँ नहीं बता सकती। अमेरिकी लोगों की जान खतरे में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और हमास के अधिकारियों के बीच 2 बार सीधी मुलाकात हुई है। इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी थी। पिछले हफ्तों में दोनों पक्ष कतर की राजधानी दोहा में मिलते रहे हैं। इसमें अमेरिका की ओर से ट्रंप के चुने हुए बंधकों के लिए राजदूत एडम बोहलर शामिल हुए थे। मुलाकात में अमेरिकी बंधकों की रिहाई से लेकर जंग को खत्म करने को लेकर बात हुई थी। खैर, दोहा में मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका और हमास के बीच इस बातचीत का खुलासा सबसे पहले अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियस ने किया था। अमेरिका और हमास के बीच उन मुलाकातों के सिलसिले के बीच इजराइल के पीएम ऑफिस से भी बयान आया है। बयान से कुछ साफ नहीं होता, लेकिन उसमें लिखा है कि इजराइल ने अमेरिका के सामने अपना पक्ष साफ साफ रख दिया है। अब इजराइल के पक्ष में क्या है, क्या नहीं है, इसकी अमेरिका के अलावा किसी को खबर नहीं है। ये भी साफ नहीं है कि क्या इजराइल को इस बातचीत की खबर पहले दी गई थी या नहीं। शो लिखे जाने तक धमकी पर हमास की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दूसरी तरफ गजा के लोगों के लिए जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। इजराइल ने गजा तक पहुंचने वाली मानवीय मदद को रोक दिया है। इजराइल चाहता है कि युद्ध विराम समझौते के पहले चरण को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन हमास दूसरे चरण पर बातचीत करना चाहता है। 42 दिन के 3 चरणों पर सहमति बनी थी। पहला चरण 1 मार्च को खत्म हो गया था। पहले चरण में हमास ने टोटल 33 बंधकों को रिहा किया था और इजराइल ने करीबन 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को। 1 मार्च के बाद हमास ने समझौते के मुताबिक दूसरे चरण की ओर बढ़ने की बात कही थी। दूसरे चरण में गजा में युद्ध को पूरी तरह रोकने और इजरायली सेना के गजा से पीछे हटने पर बात होनी थी, लेकिन इजराइल इसके खिलाफ है। नेतन्याहू ने यह धमकी भी दी है कि अगर हमास इसके लिए राजी नहीं हुआ तो इजराइल जंग फिर से शुरू कर सकता है। हमने इस खबर के बारे में एक्सपर्ट से बात की। उनसे पूछा, अमेरिका ने हमास से सीधी बातचीत क्यों शुरू की है, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, कई कारण हैं। इससे पहले उन्हीं ने पीएलओ जब को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था, मगर उस समय भी इनकी सीक्रेट बातचीत हुई थी। पीएलओ को लेके पीएलओ के लीडरों से मिलके कुछ बहुत सीक्रेट थी। जब वो बाद में डिस्क्लोज हो गया तो काफ़ी उसके ऊपर हंगामा हुआ और एक आध अमेरिकन को रिज़ाइन भी करना पड़ा था। और दूसरी तरफ ये है कि इनकी पॉलिसी तो ज़रूर है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिकन हित जो है वो ये देखा जाता है कि किस में है। अल्टीमेटली तो ये होता है कि अमेरिकन हित जो है वो सुप्रीम होता है। और उनको लगा कि 2 चीज़ें हैं। एक तो इज़राइल हमेशा से इस बात के फेवर में नहीं रहा है कि अमेरिका उसके जो एडवर्सरीज़ हैं, उसके जो दुश्मन हैं, उससे कभी बात करे। ये उसकी पुरानी पॉलिसी रही है। वो इसको हमेशा इसीलिए बहुत खामोशी से ये बातचीत हुई जो डिस्क्लोज़ हो गई। मेरा ख्याल ये है कि इसके डिस्क्लोज़ होने के बाद तुरंत ही उन्हीं ने, जैसे ही इजरायलियों को पता चला, उन्हीं ने पीस टॉक्स बंद कर दी
और डिमांड करने लगे सीज फायर की जो सेकेंड स्टेज की जो बातचीत होनी थी उसको रोक दिया, बल्कि फौरन डिमांड कर लिया कि सभी बंदियों को जो है हमास रिलीज करे। इजराइल फिलिस्तीन विवाद का भविष्य किस तरफ मुड़ता दिख रहा है? क्या हमास ट्रंप की धमकी को तरजीह देगा? नहीं, हमास के पास बहुत ऑप्शंस नहीं है। हमास तो चारों तरफ से घिरे में है, और दूसरी बात ये कि इससे पहले ही उनके यहाँ जो है कहा जाता है जहन्नम के दरवाजे खुले हुए हैं। पूरे 90% गाजा को फ्लैटन कर दिया। उनके 60,000 से भी ज़्यादा अब जो रिपोर्ट आई ये लोग मर चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो हैं दबे हुए हैं, लोग मिसिंग हैं, और उसमें से वो मलबे में दबे हुए हैं, और 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो ये तो पहले ही से उनके लिए एक बड़ी समस्या है, और उसके बाद ये है कि अब उनको बचाना एक उनके लिए तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। अब सुर्खी की बारी। नॉर्थ कोरिया में एक छोटा सा शहर है रिजॉन, देश के सबसे उत्तर पूर्व में बसा है। चीन और रूस से इसकी सीमा लगती है, देश से पूरी तरह कटा हुआ, लेकिन बेहद ठंडा और खूबसूरत। पिछले महीने में करीबन 5 साल बाद देश में टूरिस्ट को आने की इजाजत दी गई, पूरे देश में नहीं बल्कि केवल रिजॉन में। तर्क, देश की सुरक्षा। 20 फरवरी को पश्चिमी देशों के लोगों ने पहली बार यहां कदम रखा। जो लोग गए उनके मुताबिक उनको टूर के दौरान अलग अलग तरह की रोक टोक का सामना करना पड़ा, जैसे फ्लाइट में खिड़कियों के अंदर लगा स्लाइडर बंद रखने के ऑर्डर थे, और शहर में भी कुछ ही रास्तों पर जाने की इजाजत थी। ये टूर बीजिंग की एक ट्रैवल एजेंसी कोरिया टूर्स ने ऑर्गेनाइज कराया था। टूर 24 फरवरी को खत्म हो गया। कट टू 5 मार्च। खबर आती है कि नॉर्थ कोरिया ने अब रिजॉन को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। इसकी खबर खुद कोरियो टूर्स और यंग पायनियर टूर्स जैसी एजेंसीज ने दी है। नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे आइसोलेटेड देश भी कह सकते हैं। आज से 5 साल पहले की बात है। साल 2020 में कोविड वायरस आने के बाद देश में सभी तरह के विदेशी पर्यटकों को आने से रोक लगा दी गई थी। फिर सितंबर 2023 में नॉर्थ कोरिया ने देश के दरवाजे खोले, लेकिन केवल रूस के लोगों के लिए। तब से करीबन 880 रूसी पर्यटक नॉर्थ कोरिया जा चुके हैं। अब फिर से जो हालात बने हैं, इन पर नॉर्थ कोरिया की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगली सुर्खी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर लंदन में हमले की कोशिश हुई है। ये हमला खालिस्तानी समर्थकों ने किया। विदेश मंत्री जयशंकर कल यानी 5 मार्च को एक कार्यक्रम में शामिल होने लंदन के थिंक टैंक चैथम हाउस पहुंचे थे। उनके चैथम हाउस पहुंचने से पहले ही खालिस्तानी समर्थक वहां जमा होकर भारत विरोधी और प्रो खालिस्तानी नारे लगा रहे थे। उनके हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। हमले के वीडियो में देखा जा सकता है कि कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद विदेश मंत्री जैसे ही कार में बैठे, एक खालिस्तानी समर्थक उनकी तेजी से दौड़ा, नारे लगाते हुए तिरंगे के 2 हिस्से कर दिए। हमले के बाद के क्या अपडेट्स हैं और इन सब पर भारत के विदेश मंत्रालय का क्या बयान आया है, ये सब जानने के लिए देखिए आज का ललन टॉप शो। लेकिन अभी दुनियादारी खत्म नहीं हुई। जाते जाते एक फनकार की कहानी सुन लीजिए। ये साल 1965 का एक आम दिन है, वैसा दिन जिन्हें हम बताकर भूल जाते हैं। उत्तरी अमेरिका की सड़क पर एक कार चल रही है। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान को अचानक एक झुरझुरी सी होती है। पिछले 18 साल से वो कुछ लिखने की कोशिश में है, लेकिन नतीजा अब तक 0 रहा था। इस एक लम्हे में उसे लगा कि ये अब पूरा हो सकता है। किसी से कुछ कहे बगैर, किसी की कुछ सुने बगैर उसने बीच रास्ते में कार वापस घर की ओर मोड़ ली। 18 महीने अकेले रहते, सिगरेटें पीते उस इंसान ने जो लिखा उसे विश्व साहित्य का कालजयी उपन्यास माना गया। नाम 100 Years of Solitude और संज्ञा के लिहाज से लेखक का नाम है गैब्रियल गार्सिया मार्केज। आज इन्हीं मार्केज का हैप्पी बर्थडे है। आप उनकी किताबें और कहानियां खोज कर पढ़िए। हम उनका एक किस्सा सुनाकर आपसे विदा लेते हैं। मार्केज ने एक बार प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक चिली में तानाशाह की सत्ता रहेगी वो कलम नहीं उठाएंगे, पर यह प्रतिज्ञा भी कृष्ण प्रतिज्ञा की तरह टूटी। हुआ यह था कि साल 1973 में चिली के राष्ट्रपति सल्वादोर अलेंदी की हत्या कर अगस्त पिनोशे ने दक्षिणपंथी सरकार की स्थापना कर दी थी। इसके बाद ही आहत होकर मार्केज ने यह प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन बाद के दिनों में उन्हें समझ आया कि लिखकर ही वे सबसे सार्थक विरोध जता सकते हैं, सो उन्होंने खूब लिखा। साल 1982 में उन्हें अपने उपन्यास एकाकीपन के 100 वर्ष 100 Years of Solitude पर उन्हें साहित्य का सर्वोच्च सम्मान यानी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।